नमस्कार। आज हमारे सामने सीटेट फरवरी 2026 के लिए तैयार किए गए कुछ रिवीजन नोट्स हैं। इनका शीर्षक है संस्कृत शिक्षण शास्त्र क्विक रिवीजन मैराथन और लक्ष्य बिल्कुल साफ है, 30 में से 30। जी ये नोट सीधे मुद्दे पर आते हैं, बहुत तेजी से और पूरी तरह से परीक्षा पर ही केंद्रित हैं। बिल्कुल। और इनकी बनावट किसी क्लासरूम लेक्चर जैसी नहीं है, बल्कि एक तरह से एक ब्लूप्रिंट जैसी है। मुश्किल सिद्धांतों को छोटे छोटे आसानी से समझ आने वाले हिस्सों में तोड़ा गया है और हर हिस्से के साथ एक विजुअल भी है जो याद रखने में मदद करता है। सही बात है। किसी भी परीक्षार्थी के लिए ये बनावट बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए इन नोट्स की परतों को खोलते हैं। हमारा मिशन सिर्फ यह देखना नहीं है कि क्या पढ़ना है, बल्कि यह समझना है कि यह परीक्षा एक भावी शिक्षक के मन में क्या ढूंढ रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं है, ये शिक्षण के एक पूरे दर्शन को समझने की कोशिश है। तो शुरुआत होती है सबसे बुनियादी सवाल से, भाषा सीखी कैसे जाती है। नोट्स में पहला ही टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। और जो तस्वीर दी है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ किताब से पेड़ उग रहा है और दूसरी तरफ मशीन के गियर चल रहे हैं। हाँ, ये तुलना ही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। अर्जन मतलब एक्विजिशन, उस पेड़ की तरह है, एक स्वाभाविक अवचेतन प्रक्रिया। जैसे कोई बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। बिल्कुल, जैसे बच्चा अपने घर परिवार में रहकर अपनी मातृभाषा सीखता है। उसे कोई व्याकरण नहीं सिखाता, कोई नियम नहीं रटाता, वो बस सुनता है और बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए यहाँ मुख्य शब्द है स्वाभाविक, अनौपचारिक और अवचेतन। नोट्स में चॉम्स्की के एलएडी का भी जिक्र है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जी, जो कहता है कि भाषा सीखने की यह क्षमता हमारे अंदर जन्मजात होती है। और दूसरी तरफ ये गियर हैं, यानी अधिगम मतलब लर्निंग। ये एक सचेत प्रयास है। एकदम, अधिगम एक प्रयासपूर्ण और चेतन प्रक्रिया है। ये औपचारिक होता है, जैसे हम स्कूल में नियमों, व्याकरण और किताबों के साथ कोई दूसरी भाषा सीखते हैं। इसमें मेहनत लगती है। तो परीक्षा के नजरिए से इसमें सवाल कैसा बन सकता है? क्या किसी स्थिति की पहचान करने को कहा जाएगा? बिल्कुल, सवाल सीधा होगा। एक स्थिति दी जाएगी, जैसे एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए कुछ नए शब्द सीखता है और पूछा जाएगा कि ये अर्जन का उदाहरण है या अधिगम का। तो यहाँ ट्रिक बस इतनी है, अगर माहौल अनौपचारिक है तो वो अर्जन है, अगर औपचारिक है तो अधिगम। ठीक है, तो एक बार जब हम समझ गए कि सीखना कैसे होता है, तो अगला सवाल है हमारी शिक्षा प्रणाली किस पर ज्यादा जोर देती है। और यहीं पर इन नोट्स का अगला बड़ा विचार आता है, बाल केंद्रित शिक्षा। जी, और ये विषय सीधे पिछले विषय से जुड़ता है। बाल केंद्रित शिक्षा एक तरह से अर्जन की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्लासरूम में लाने की कोशिश है। नोट्स की तस्वीर में भी शिक्षक पीछे हैं, एक गाइड की तरह, और बच्चा खुद आगे बढ़कर खोज रहा है। यही एनसीएफ 2005 का मूल सिद्धांत है। शिक्षक की भूमिका अब सुविधादाता मतलब फैसिलिटेटर की है, ज्ञान देने वाले की नहीं, बल्कि ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाने वाले की। एकदम सही। और इस दर्शन के अनुसार बच्चा ज्ञान का खाली बर्तन नहीं है, बच्चा ज्ञान का निर्माता है, एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर जो अपने अनुभवों से अपना ज्ञान खुद बनाता है। तो परीक्षा के लिए मुख्य बात क्या है? करके सीखना और रटना मना है। बिल्कुल, सीटीईटी में कोई भी विकल्प जो रटने, अनुशासन या शिक्षक के नियंत्रण को बढ़ावा दे, वो लगभग हमेशा गलत होता है। और जो विकल्प बच्चे को सक्रिय रखे, उसे सवाल पूछने दे या शिक्षा को उसकी असल जिंदगी से जोड़े, वही सही होता है। तो बस याद रखना है, बच्चा ही हीरो है। और यह दर्शन भाषा सीखने के तरीके को भी प्रभावित करता होगा। नोट्स का अगला हिस्सा भाषा कौशल पर है, LSRW। हाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और ये क्रम मनोवैज्ञानिक रूप से सही माना जाता है। बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और अंत में लिखता है। इन नोट्स में इन्हें 2 श्रेणियों में भी बांटा गया है, ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक। जी, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहणात्मक कौशल मतलब रिसेप्टिव स्किल्स, वो हैं जिनसे हम जानकारी अंदर लेते हैं, जैसे सुनना और पढ़ना। सही। और अभिव्यक्तात्मक कौशल मतलब प्रोडक्टिव स्किल्स, वो हैं जिससे हम भाषा का निर्माण करते हैं, जैसे बोलना और लिखना। बिल्कुल। परीक्षा में सीधा सवाल आता है कि इनमें से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है। तो याद रखने का तरीका सरल है, जिन कौशलों में हम इनपुट लेते हैं
वह एक ग्रहणात्मक है। इसमें एक छोटा सा नोट है जो मुझे बहुत जरूरी लगा। पठन कौशल का अर्थ पढ़कर अर्थ समझना है। इस पर इतना जोर क्यों? क्योंकि ये CTET का एक पसंदीदा कॉन्सेप्ट है। देखें, पठन का मतलब सिर्फ अक्षरों को पहचानकर ध्वनि में बदलना नहीं है। असली पठन तब होता है जब आप जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी समझ पा रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं, समझना जरूरी है। जी, अर्थ निर्माण ही पठन का केंद्र है। तो जब हम समझ गए कि क्या कौशल सिखाने हैं, तो अगला सवाल आता है कैसे सिखाएं। नोट्स में 2 विधियों की तुलना है, आगमन और निगमन। हाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ये शिक्षण शास्त्र का एक क्लासिक कॉन्सेप्ट है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर जाती है। मतलब पहले उदाहरण फिर नियम। जी, शिक्षक पहले बच्चों के सामने कई संज्ञा शब्द रखेंगे, जैसे राम, दिल्ली, किताब। बच्चे उनमें पैटर्न ढूंढेंगे और फिर मिलकर परिभाषा बनाएंगे। इसे मनोवैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि इसमें बच्चा सक्रिय रहता है, एक खोजी की तरह। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत है निगमन विधि, जो नियम से उदाहरण की ओर जाती है। पहले परिभाषा बता दो, फिर उदाहरण दो। हाँ, यह तरीका तेज है, पर इसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो परीक्षा के लिए ट्रिक है। आगमन मतलब आओ उदाहरण देखें, निगमन मतलब नियम निकालो। आगमन बेहतर है। तरीकों की बात चली रही है तो नोट्स में 2 और विधियों का जिक्र है, प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। इसमें लक्ष्य भाषा, मान लीजिए संस्कृत, को सीधे संस्कृत में ही सिखाया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग पूरी तरह से मना होता है। अच्छा, ताकि बच्चा उसी भाषा में सोचना शुरू कर दे। जी, इसका पूरा जोर मौखिक अभ्यास और बातचीत पर होता है। ये बहुत कुछ अर्जुन जैसा माहौल बनाने की कोशिश है। और व्याकरण अनुवाद विधि, ये तो नाम से ही पारंपरिक लगती है। ये सबसे पुरानी विधियों में से एक है। इसमें मातृभाषा का सहारा लेकर शब्द दर शब्द अनुवाद सिखाया जाता है। लिखने और पढ़ने पर जोर होता है, पर बोलने के कौशल की अक्सर उपेक्षा हो जाती है। तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके हैं। लेकिन भारत की कक्षा में क्या होता है जहां बच्चे 5 अलग अलग मातृभाषाएं बोल रहे हों? यह हमें अगले विषय पर लाता है, बहुभाषिकता। नोट्स में इसे खजाने के रूप में दिखाया गया। और परीक्षा के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण नजरिया है। NCF 2005 के अनुसार बहुभाषिकता कक्षा में एक बाधा या बोझ नहीं, बल्कि एक संसाधन है, एक रिसोर्स। लेकिन एक शिक्षक इसे संसाधन के तौर पर इस्तेमाल कैसे कर सकता है? बहुत अच्छे तरीके से। शिक्षक बच्चों से पूछ सकता है कि जल को तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं। कोई पानी कहेगा, कोई पानी। इससे बच्चे सीखते हैं कि विचार एक ही है, बस शब्द अलग है। इससे वो दूसरी भाषाओं का सम्मान करना भी सीखते हैं। बिल्कुल। साथ ही ये उनके संज्ञानात्मक विकास में भी मदद करता है। तो परीक्षा के लिए एक लाइन में याद रखें, बहुभाषिकता एक समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन है। यही सही उत्तर होगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षक अक्सर कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगला विषय इसी से जुड़ा है, शिक्षण सहायक सामग्री या TLM। जी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका वर्गीकरण बहुत सीधा है। दृश्य सामग्री जैसे चार्ट, नक्शा, श्रव्य सामग्री जैसे रेडियो, और दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे कंप्यूटर। लेकिन CTT के लिए एक खास श्रेणी का जिक्र है, वास्तविक पदार्थ, मतलब रियलिया। हाँ, यानी असली चीजें। जब आप फलों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो क्लास में असली फल ले आना। ये एक चार्ट पर तस्वीर दिखाने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। इससे सीखना यादगार बन जाता है। प्रत्यक्ष अनुभव। जी, तो बच्चे ने सीख लिया, शिक्षक ने सिखा दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि बच्चा कितना सीखा? यहीं पर मूल्यांकन और उपचार की बात आती है। यहाँ एक मेडिकल किट की तस्वीर है। ये मेडिकल सादृश्य मूल्यांकन के आधुनिक उद्देश्यों को बिल्कुल सटीक रूप से समझाता है। CCE का उद्देश्य बच्चे को पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बच्चे को सीखने में कहाँ और क्यों कठिनाई हो रही है। बिल्कुल। यहाँ 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, निदानात्मक और उपचारात्मक। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का निदान करता है, मतलब कारण का पता लगाता है, और फिर उपचार करता है। तो निदानात्मक परीक्षण से कारण पता चलता है और उपचारात्मक शिक्षण से उसे दूर किया जाता है। एकदम सही। और ये भी याद रखना जरूरी है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है,
वो इस बात का संकेत है कि बच्चा कोशिश कर रहा है। कभी-कभी सीखने में कठिनाई का कारण कोई तरीका या माहौल नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति हो सकती है। नोट्स में कुछ अधिगम अक्षमताओं का भी जिक्र है। हाँ, और सीटेट के लिए 3 सबसे जरूरी हैं। पहला, डिसलेक्सिया, जो पढ़ने में कठिनाई है, जैसे वॉज को 100 पढ़ना। जी। दूसरा है डिसग्राफिया, जो लिखने में कठिनाई है। और तीसरा है डिसकैल्कुलिया, जिसमें गणितीय गणना मतलब कैलकुलेशन में समस्या होती है। परीक्षार्थी को बस इन शब्दों को उनकी समस्या से मिलाना आना चाहिए। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इन नोट्स में सबसे ज्यादा एक एग्जाम हैक जैसा लगता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये एक हैक जैसा लगता है, पर असल में ये शिक्षण शास्त्र की आत्मा को पहचानने का एक तरीका है। विकल्पों को हटाने की एक कारगर रणनीति। बिल्कुल। ये जो पॉजिटिव शब्द हैं, जैसे अवसर देना, प्रोत्साहन, सक्रिय भागीदारी, ये इसलिए सही होते हैं क्योंकि ये बच्चे को ताकत देते हैं। और नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट में है केवल, मात्र, रटना, दंड। हाँ, क्योंकि ये शब्द बच्चे को सीमित करते हैं या उसे निष्क्रिय बनाते हैं। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बस उन सिद्धांतों को पहचानने का एक तेज तरीका है जिनके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं। और अंत में नोट्स 30-30 अंक लाने की एक अंतिम रणनीति बताते हैं। ये पूरे शिक्षण शास्त्र का निचोड़ है। कुछ व्यवहारिक सलाह है, जैसे प्रश्न में नास्ति मतलब नहीं शब्द पर ध्यान दें, जिसे हम अक्सर जल्दी में छोड़ देते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हर सवाल का जवाब देते समय खुद से पूछें, एक बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है। बच्चे को हमेशा केंद्र में रखें। ये एक शिक्षक का मूल मंत्र होना चाहिए। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? ये सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि CTET जैसी परीक्षा से निपटने का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है। बिल्कुल। यह दिखाता है कि परीक्षा को स्मार्ट तरीके से कैसे हल करना है। हम बुनियाद से शुरू करेंगे और फिर पेडागॉजी के सवालों को हल करने की एक बहुत ही कारगर रणनीति पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो CDP का जो सिलेबस है वो मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा है: बाल विकास, समावेशी शिक्षा और अधिगम व शिक्षा शास्त्र। लेकिन इन सब की शुरुआत एक बहुत ही एक बुनियादी सवाल से होती है: वृद्धि और विकास में फर्क क्या है? हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर हमारे स्रोतों के मुताबिक यहीं से सही सोच की नींव पड़ती है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी है जो इस अंतर को एकदम साफ कर देती है। अच्छा? एक आदमी ने देखा कि एक विशाल हाथी को एक बहुत पतली सी रस्सी से बांधा गया है। तो उसने महावत से पूछा कि इतना ताकतवर जानवर इस कमजोर रस्सी को क्यों नहीं तोड़ता। महावत ने जवाब दिया, जब ये छोटा था तब भी हम इसे इसी रस्सी से बांधते थे। उस वक्त इसने बहुत कोशिश की पर तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे इसने मान लिया कि ये रस्सी कभी नहीं टूटेगी। मतलब आज उसका शरीर तो बहुत बड़ा हो गया है, पर उसका दिमाग वो वही अटका हुआ है। एकदम सही। उसका शरीर बड़ा होना वो है वृद्धि यानी ग्रोथ। ये सिर्फ शारीरिक है, जैसे लंबाई, वजन का बढ़ना। इससे मापा जा सकता है, इसलिए ये मात्रात्मक है और ये एक समय के बाद लगभग 18-20 साल में रुक जाती है। हाँ। लेकिन उसका ये मान लेना कि वो रस्सी नहीं तोड़ सकता, ये उसके विकास यानी डेवलपमेंट से जुड़ा है, जो रुका हुआ है। विकास गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी तरह के बदलाव शामिल हैं। तो ये गुणात्मक है। हाँ, ये हमारी कार्यक्षमता में सुधार है। अच्छा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि उंगलियों का लंबा होना तो वृद्धि है, पर उन उंगलियों से सुंदर पेंटिंग बनाना या गिटार बजाना सीखना वो विकास है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में विकास के 4 मुख्य आयाम बताए गए हैं, जिन्हें याद रखने का एक फॉर्मूला भी है, PCS। P से फिजिकल यानी शारीरिक, C से कॉग्निटिव यानी दिमागी, S से सोशल सामाजिक, और E से इमोशनल यानी संवेगात्मक। और सबसे जरूरी बात, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना? बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एक बच्चे के दांत में दर्द है, ये एक शारीरिक समस्या हुई। हाँ। इस वजह से उसका क्लास में ध्यान नहीं लगेगा, ये हो गया कॉग्निटिव असर। वो दर्द के कारण दूसरे बच्चों से बात नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, ये सामाजिक असर है। और चिड़चिड़ा रहेगा दिन भर। बिल्कुल। और वो दिन भर चिड़चिड़ा रहेगा, ये भावनात्मक असर है। इसे ही सर्वांगीण विकास कहते हैं। परीक्षा में कोई भी सवाल आए, बच्चे को इन्हीं चारों आयामों पर एक साथ देखना होता है। और विकास की एक दिशा भी होती है। स्रोत कहते हैं कि ये स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाता है।
ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स। बिल्कुल। बच्चा पहले अपनी बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल करना सीखता है, जैसे दौड़ना, कूदना या पूरे हाथ से गेंद फेंकना। यह है ग्रॉस मोटर स्किल। इसके बाद वो अपनी छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण सीखता है, जैसे 2 उंगलियों से मटर का दाना उठाना या पेंसिल पकड़कर लिखना। ये फाइन मोटर स्किल है। अच्छा। ये तो हुई शारीरिक विकास की बात। लेकिन दिमागी और सामाजिक विकास कैसे होता है? इसी पर सीडीपी के 3 सबसे बड़े नाम पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग अपनी पूरी थ्योरी बनाते हैं। हाँ, ये नाम तो हर स्रोत में है, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। कहा जाता है कि अकेले ये 3 मनोवैज्ञानिक ही 4 से 5 नंबर दिला सकते हैं, लेकिन इनकी थ्योरीज थोड़ी जटिल लगती हैं। इन्हें समझना आसान है अगर आप इनका मूल मंत्र या कोर आइडिया पकड़ लें। ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जॉन पियाजे कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। वो चीजों को छूकर, देखकर, तोड़ मड़ोड़ कर दुनिया को समझता है। मतलब बच्चा खुद का शिक्षक है, अपने अनुभवों से सीख रहा है। सही पकड़ा। अब आते हैं लेव वाइगोत्स्की पर। वो कहते हैं नहीं, बच्चा अकेले नहीं सीखता, वो समाज, संस्कृति और भाषा की मदद से सीखता है। एक बच्चा वो काम जल्दी सीख जाता है जो वो किसी बड़े या अपने से ज्यादा जानने वाले दोस्त की मदद से करता है। वाइगोत्स्की के लिए सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की में तो एक तरह से सीधा टकराव लगता है। एक कहता है बच्चा खुद सीखता है, दूसरा कहता है समाज सिखाता है। ये एक बहुत शानदार बिंदु है। यही वो बारीकी है जो परीक्षा में काम आती है। पियाजे विकास को पहले और सीखने को बाद में रखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि सीखना और सामाजिक संपर्क ही विकास को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरे कोहलबर्ग। हाँ, लॉरेंस कोहलबर्ग, वो सही और गलत की समझ पर बात करते हैं, जिसे नैतिक विकास कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चा नैतिकता की सीढ़ियां चढ़ता है। शुरू में वो सजा से बचने के लिए सही काम करता है। अच्छा, जैसे होमवर्क कर लेना ताकि डांट ना पड़े। बिल्कुल। फिर समाज की नजरों में अच्छा बनने के लिए। और बहुत कम लोग उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां वो सार्वभौमिक सिद्धांतों के लिए सही गलत का फैसला करते हैं। तो संक्षेप में, पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक, वाइगोत्स्की का सामाजिक शिक्षार्थी और कोहलबर्ग की नैतिकता की सीढ़ी। हाँ, ये 3 विचार कई सवालों का आधार दे सकते हैं। चलिए, ये तो हुई फाउंडेशनल बातें, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब सवाल सामने आता है। ये जो पेडागोजी के सवाल आते हैं ना सीटेट में, हाँ, बहुत लंबे होते हैं। उनको तो बस पढ़ते पढ़ते ही पूरा टाइम निकल जाता है। और यहीं पर वो रणनीति काम आती है जिसे हमारे स्रोत टैग वर्ड्स या कीवर्ड्स का तरीका कहते हैं। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। आज की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बच्चा ही हीरो है। तो हर वो विकल्प सही होने की संभावना ज्यादा है जिसमें बच्चे को प्राथमिकता दी जा रही है, और हर वो विकल्प गलत है जो बच्चे को निष्क्रिय या कमतर दिखाता है। तो इन स्रोतों के आधार पर पॉजिटिव शब्दों का थीम है बच्चे को हीरो बनाना, जैसे बच्चे को भरपूर अवसर देना, अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, चाहे वो अपनी बात कहने का हो, सवाल पूछने का हो या कोई काम करने का। और उसे करके सीखने का मौका देना, लर्निंग बाय डूइंग। हाँ, बच्चा जब खुद कुछ करता है अपने हाथों से तो वो सबसे अच्छा सीखता है। इसी से जुड़ा है सक्रिय सहभागिता, एक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब बच्चा क्लास में सिर्फ एक मूक दर्शक ना हो। बिल्कुल नहीं। स्रोतों में एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव शब्द है विविधता या बहुभाषिकता। हाँ, डाइवर्सिटी या मल्टीलिंगुअलिज्म। मतलब क्लास में अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का होना कोई समस्या नहीं, बल्कि एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। और पढ़ाने के तरीके को दैनिक जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ कनेक्शन। हाँ, अगर आप गणित में जोड़ना घटाना सिखा रहे तो उसे बाजार में खरीदारी से जोड़ें, तभी पढ़ाई उसे सार्थक लगेगी, बोझ नहीं। और एक शब्द जो मुझे बहुत पसंद है वो है त्रुटियां, एरर्स, गलतियां। हाँ, बच्चे की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये खिड़की की तरह है जिससे टीचर बच्चे के दिमाग में झांक सकता है कि वो सोच कैसे रहा है। ठीक है, अब आते हैं खतरे की घंटी पर। नेगेटिव शब्द, रेड फ्लैग्स। इनका थीम है बच्चे को कैदी बनाना या सीमित करना। इसमें सबसे बड़ा विलन है केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ओनली। हाँ, ये 99% नेगेटिव होता है क्योंकि ये विकल्पों को बहुत सीमित कर देता है। शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है।
उसे केवल में नहीं बांधा जा सकता। जैसे बच्चे केवल पाठ्य पुस्तक से सीखते हैं, ये तो सरासर गलत है। एकदम गलत। अगला है रटना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग। NEP 2020 भी रटने की बजाय समझने पर जोर देती है। और जाहिर है दंड, सजा, भय, पनिशमेंट या फियर। बच्चे को डराना या मारना एक अपराध है और सीखने की प्रक्रिया में इसकी कोई जगह नहीं है। फिर आता है तुलना, पृथक्करण, कंपैरिजन या सेग्रीगेशन। दो बच्चों की आपस में तुलना करना मतलब आप एक बच्चे को नीचा दिखा रहे हैं, और उन्हें होशियार कमजोर के ग्रुप में बांटना भी समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। हर बच्चा खास है। एक शब्द है मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज्ड। एक मिनट, मुझे लगा था कि मानकीकृत टेस्ट तो अच्छी चीज है। इससे सभी छात्रों को एक ही पैमाने पर निष्पक्षता से परखा जा सकता है। तो फिर शिक्षा शास्त्र में इसे नेगेटिव क्यों माना जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो दुविधा है जिसमें कई लोग फंसते हैं। मानकीकृत का मतलब है सभी के लिए एक जैसा कठोर नियम या तरीका। अच्छा। ये तरीका बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करता है। हर बच्चे के सीखने की गति, तरीका और जरूरतें अलग अलग होती हैं। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा में कठोरता की जगह लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। मूल्यांकन भी लचीला होना चाहिए, न कि सबके लिए एक ही डंडा। समझ गया। तो जहां बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा हो, वो नेगेटिव है। हाँ। और अगर किसी विकल्प में बच्चे को निष्क्रिय दिखाया जा रहा हो, पैसिव, मतलब वो सिर्फ चुपचाप सुन रहा है, तो समझो वो सीख नहीं रहा है। सही बात है। तो अब इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? इसका इस्तेमाल एलिमिनेशन मेथड से करना है, काटने वाला तरीका। चलिए एक काल्पनिक सवाल से इसे समझते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल पढ़ता हूं जो सीटेट के पैटर्न जैसा है। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह समझा जाना चाहिए? और 4 विकल्प हैं। ए, ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। बी, उन्हें केवल पाठ्य पुस्तकों से ही सीखना चाहिए और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। सी, छोटे वयस्कों के रूप में जिनकी सोच वयस्कों जैसी ही होती है। और डी, अपने ज्ञान का निर्माण करने में सक्रिय भागीदार के रूप में। चलिए एलिमिनेशन शुरू करते हैं। विकल्प ए में निष्क्रिय शब्द है। रेड फ्लैग। हाँ, एक बड़ा रेड फ्लैग है। बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, तो ए को काट दें। विकल्प बी में केवल शब्द है, एक और रेड फ्लैग। बिल्कुल, ये बच्चे को पाठ्य पुस्तक तक सीमित कर रहा है और सवाल पूछने से भी रोक रहा है, तो बी भी गया। अब बचा सी और डी। विकल्प सी कहता है कि बच्चों की सोच वयस्कों जैसी होती है। ये पियाजे के सिद्धांत के भी खिलाफ है, जो कहते हैं कि बच्चों की सोच की वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों वयस्कों से अलग होती है। अच्छा, तो सी भी गलत है। तो हमारे पास सिर्फ डी बचा, जिसमें सक्रिय भागीदार और ज्ञान का निर्माण जैसे पॉजिटिव शब्द हैं। हाँ, ये पियाजे की नन्हे वैज्ञानिक वाली बात से भी मिलता है। तो सही जवाब डी है। देखा कितना आसान हो गया। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जाल है जिससे बचना जरूरी है। क्या? अगर सवाल में ही नहीं या के अलावा पूछा गया हो, जैसे इनमें से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, तो पूरा खेल पलट जाता है। तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपका नेगेटिव शब्द ही आपका सही उत्तर बन जाएगा। अच्छा। क्योंकि सवाल आपसे पूछ रहा है कि इन विकल्पों में से गलत क्या है। तो जो टैग वर्ड आमतौर पर गलत होता है वही उस सवाल के लिए सही जवाब होगा। परीक्षा में सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना इसीलिए जरूरी है। तो इसका सार क्या है? पहला, सीडीपी की बुनियाद को समझें, खासकर वृद्धि और विकास के अंतर को, और उनके आपसी संबंध को। दूसरा, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के मूल विचारों को पकड़ें, रटे नहीं, बस उनका सार समझें। और तीसरा, लंबे सवालों से डरने की बजाय बाल केंद्रित मानसिकता को अपनाएं। हाँ, खुद को एक आदर्श शिक्षक की जगह रखकर सोचें। और इन पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें। एलिमिनेशन मेथड से ना सिर्फ टाइम बचेगा, बल्कि आपकी सटीकता भी बढ़ेगी। ये तो बहुत ही व्यावहारिक और असरदार लग रहा है। ये स्रोत हमें आदर्श शिक्षण के सिद्धांत और रणनीतियां तो बताते हैं, लेकिन सोचने के लिए एक सवाल ये है, जब एक असल भारतीय क्लासरूम में 40 या 50 बच्चे होते हैं, जहां हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना वो लगभग नामुमकिन लगता है, तो इन बाल केंद्रित सिद्धांतों को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं? और एक शिक्षक के तौर पर इस आदर्श सिद्धांत और जमीनी हकीकत के बीच की खाई को कैसे पाटा जा सकता है?